का स्वागत है इफेक्टिव संदीप में। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसमें हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर ज़रा क्विक ओवरव्यू देख लीजिए आप कि जैसे कि ये है आपका, हम पढ़ेंगे इसमें पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, जो कि आपका ये रेफ़र कर रहा है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्टिविटी 1.1 को और 1.8 तक के। अब यहाँ पे बताया हुआ एक्टिविटी में भी कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास एंड इज़ फेल्ट बाय सेंस इज़ कॉल्ड मैटर। ये आपको ध्यान में रहे कि जो भी मैटर होते हैं वो ऑक्यूपाई करेंगे स्पेस को और उनके अंदर कुछ ना कुछ मास रहेगा यानी वेट। एंड हम इसके सेंसेस को फेल्ट कर सकते हैं यानी फील कर सकते हैं। जैसे कि जब कभी सुगंध आप लेते हैं, खुशबू आती है तो आप उसको सेंस कर पाते हैं, ठीक है, फील कर पाते हो। ओके, तो वो भी आपका क्या है, देखा कि मैटर है। मैटर इज़ द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिसको हम बोलते हैं पंचतत्व। पहले के ज़माने में पंचतत्व कहा जाता था। 5 तत्व कौन कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये 5 तत्व होते हैं, ये बेसिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगर एग्ज़ाम में आपके आता है कि व्हाट आर द 5 बेसिक एलिमेंट्स, या बोलते हैं 5 तत्व क्या हैं, तो आप आंसर में लिखेंगे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। चलिए इसके आगे चलते हैं हम। यहाँ पर है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर के? तो सबसे पहली बात कि मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल। जो मैटर है वो किससे बना है? मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल, यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। और वैकेंट स्पेसेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल। जो भी पार्टिकल्स है उसमें कुछ ना कुछ स्पेस होते हैं, ठीक है, खाली स्पेस है। पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन। जो भी आपके पार्टिकल्स हैं वो सारे कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, मोशन में हैं। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और जो पार्टिकल्स हैं वो आपके एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन में है वो, हेल्ड टुगेदर यानी बंधे हुए हैं, एक दूसरे के अट्रैक्शन में है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, तो आप ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे डिफाइन मैटर। तो मैटर आप डिफाइन कर सकते हो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास एंड इज़ फेल्ट बाय सेंस इज़ कॉल्ड मैटर। तो मैटर में इतना ही लिखना होगा आपको डिफाइन करने के लिए आए तो। अब इसमें बोला है, ठीक है, हम थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, अगर हम बुक में देखेंगे एनसीईआरटी में, तो वहाँ पर रेफरिंग टू द टेक्स्ट है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्टिविटी 1.9 to 1.11। 1.9 से लेके 1.11 में क्या चीज़ बताया हुआ है ये ज़रा हम पढ़ेंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स। अब क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है, यहाँ देखेंगे क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट। हम एक तो क्लासीफाई करते हैं जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। दूसरा क्लासीफाई करते हैं हम एनर्जी के अकॉर्डिंग कि पार्टिकल के अंदर एनर्जी किस तरह से है। बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, और उन पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो इसके इन तीनों के अकॉर्डिंग हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, तो पहला यहाँ पर देखेंगे 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पर क्या है, जो मैटर है वो 5 स्टेट में पाए जाते हैं। पहला है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा है बॉस, इंस्टीन, कंडेंसेट। ये 5 आपके तरह के स्टेट हैं जो कि मैटर में पाए जाते हैं, यानी मैटर ये 5 स्टेट के होते हैं, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं, प्लाज्मा फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और बॉस, स्टेन, कंडेंसेट इसकी फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर होगी बात। चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन में देखा था, तो यहाँ पर सॉलिड के बारे में बता रहे हैं। सॉलिड किस तरह से दिखता है? सॉलिड जो है वो आपका पहला कॉलम देख लीजिए आप, सॉलिड है।
इसके मैं बारे में बताऊंगा। ये सॉलिड है आपका, और यहाँ पर है फिक्स शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। फिक्स शेप का मतलब क्या हुआ कि जो भी इसकी शेप होगी वो फिक्स्ड होगी, हम इसको बदल नहीं सकते। अगर आप बात करो पानी की, तो पानी को अगर हम बॉटल में डालें तो बॉटल का रूप ले लेती है, बाल्टी में डालें बाल्टी का रूप ले लेगी, ठीक है। बट जो पत्थर है वो सेम शेप में रहेगा और उसका वॉल्यूम भी सेम रहेगा। वॉल्यूम यानी उसका वजन, ठीक है, जो भी है उसका वॉल्यूम वो सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम सेकंड, लिक्विड। लिक्विड का ही फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं हम, पहले सबके फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। अब लिक्विड में जो होता है नॉट फिक्स्ड, जैसा कि मैंने अभी बताया था, नॉट फिक्स्ड है इसकी शेप। अगर आप इसको बॉटल में डालोगे तो उसी का शेप ले लेगा, ठीक है। बट फिक्स्ड वॉल्यूम, इसकी भी वॉल्यूम जो होती है फिक्स्ड होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। इसके आगे चलते हैं हम। और थर्ड जो आता है वो आता है गैस। जो गैस की फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से, नीदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। इसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, बदलता रहता है, और कोई फिक्स शेप नहीं है इसकी। तो आपको अगर पता लगाना हो या कोई भी बात कहें सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, तो आप ये डिफरेंसेस लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट, इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस। अगर मैं बात करूं सॉलिड की, तो इसके जो पार्टिकल के डिस्टेंसेस हैं वो बहुत ही क्लोजेस्ट होते हैं, बहुत चिपके चिपके होते हैं। यही वजह है कि ये ठोस होता है, यही वजह होता है कि हम इसमें अगर हाथ ऐसे लगाएंगे या हाथ ऐसे निकालने की कोशिश करेंगे तो आर पार नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है। मतलब उसके अंदर पार्टिकल्स के अंदर डिस्टेंसेस नहीं पाए जाते, स्पेसेस नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से ये हार्ड होता है, रिजिड होता है, ठोस होता है। अगर हम ज़्यादा इसको फोर्स करेंगे तो ये टूट जाएगा, ठीक है। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर स्मॉलेस्ट, यानी कि बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर, ओके। इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लार्जर। जब पानी की बात करें एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, लिक्विड की बात करेंगे तो उसमें स्पेसेस थोड़े से पाए जाते हैं। यही वजह है कि जब आप नल से पानी बह रहा होता है तो आप जब पानी के बीच से ऐसे हाथ निकालते हो तो पानी कट जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके बीच में स्पेसेस हैं, यानी कि जगह है, जिसकी वजह से आप उंगली निकालते हो तो निकल जाता है। क्लियर होगी बात। तो इसको यही कहेंगे इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लार्जर एज कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है गैस के लिए, इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लार्जेस्ट। और लार्जेस्ट का मतलब आपने देखा होगा कि हवा में हाथ उठाते हो तो हाथ क्या होता है, आर पार हो जाता है, हवा में इधर से उधर जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं आपके हवा में, उसके बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, जिसकी वजह से जब आप हाथ हवा में उठाते हो तो आपको कोई तकलीफ भी नहीं होती है और आराम से वो हाथ इधर से उधर हिल जाता है। तो इसका मतलब समझ में आया कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, स्पेसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आई होप ये दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल क्या होता है कि अगर हम सॉलिड की बात करें, ये प्रेसिबल नहीं होता। प्रेसिबल होता है जिसको हम दबा सकते हैं। जैसे आप गद्दे ले लो, गद्दी ले लो या स्पंज ले लो, तो उसको दबाओगे तो दब जाता है, ठीक है। और स्पंज भी आपका एक तरह का सॉलिड है, बट उसके अंदर बीच में स्पेसेस होते हैं, इसलिए वो दब जाता है, जिसमें से कि एयर पास हो जाती है और फिर वो दब जाता है। तो बट स्पंजेस जो हैं वो आपके सॉलिड में आते हैं, ओके। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इनकम्प्रेसिबल है, जो सॉलिड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, उसको हम दबा नहीं सकते हैं। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, जो वाटर है वो भी इनकम्प्रेसिबल ही है, उसको भी हम दबा नहीं सकते हैं ज़्यादातर। और हाईली कंप्रेसिबल, और जो ये है इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। जो गैस है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है, CNG बोलते हैं उसको। और भी ऐसी बहुत सारी गैसें हैं, जब उसको कंप्रेस करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, जो गैसेस होते हैं वो हाईली कंप्रेस, हम उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इतना कंप्रेस कर सकते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज़। अब फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, ये है सॉलिड में कि हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और डू नॉट डिफ्यूज़, ये डिफ्यूज़ नहीं होते हैं,
ठीक है। और डेंसिटी इज़ लोअर देन सॉलिड एंड डिफ्यूज़, ये इसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है और ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। और डेंसिटी इज़ लीस्ट एंड डिफ्यूज़, ये इतनी कम होती है इसकी डेंसिटी कि ये डिफ्यूज़ आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट, जो इनके पार्टिकल्स के इंटर पार्टिकल्स जो होते हैं इनके फोर्स, उनके बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो एक दूसरे को, जैसे अब आप मान के चलिए हाथ पकड़ लीजिए किसी को उंगली से ऐसे टच कर लो, जब आप उंगली से टच करोगे तो उसमें अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। जब आप उंगली से ऐसे हल्का सा लॉक कर लेते हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट हाथ से ऐसे पकड़ लोगे आप तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो सॉलिड में भी ऐसा ही है कि वो एक दूसरे को जकड़े हुए हैं, वो छोड़ नहीं रहे एक दूसरे को, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट उनका बाउंडेशन है, यानी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू गैस एंड लिक्विड। तो लिक्विड की बात करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आर वीकर देन सॉलिड से थोड़ा सा कम, ठीक है। और अगर गैसेस की बात करेंगे, इंटर पार्टिकल फोर्सेस अट्रैक्शन आर वीकेस्ट, सबसे कमज़ोर होते हैं, ये खुले होते हैं, दूर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद आते हैं 6 पॉइंट, यहाँ है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, जो पार्टिकल्स हैं पूरी तरह से चिपके हुए हैं और पैक्ड हैं, हिल नहीं रहे, डुल नहीं रहे, ठीक है, मूव नहीं कर रहे। तो यहाँ पर इसीलिए हार्डेस्ट सब्सटेंस हो जाता है, इसमें सॉलिड हो जाता है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड, ये बहुत थोड़े से हल्के होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं है। और गैस में क्या है, पूरी तरह से मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है। और ये तो आई होप ये आपको टेबल समझ में आ गई होगी, बहुत इजी टेबल थी आपके लिए, 2, 4, 6 पॉइंट्स थे आपके इसमें समझने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये डिफरेंस में भी आ सकता है आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में आपको डिफरेंस के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पूछेंगे तो भी आप बता सकते हो, ठीक है। स्टेट्स थे ये, कौन से 3 तरह के ये स्टेट थे, अभी 2 स्टेट्स और हैं आपके, तो 2 स्टेट्स और पढ़ते हैं ज़रा। अब आता है प्लाज्मा, ठीक है, नॉन इवेल्युएटिव, ठीक है। अब प्लाज्मा इज़ एन आयोनाइज्ड गैस, जो प्लाज्मा है वो आयोनाइज्ड गैस है। प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है, आपको बता दूँ, जैसे सूर्य की रोशनी है ना, जो सूर्य की जो आग निकल रही है वहाँ पर प्लाज्मा है, ठीक है। तो एक तरह का ये भी क्या है, मैटर है, क्लियर हो रही है बात। अब प्लाज्मा इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज़ अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। प्लाज्मा एक बहुत बढ़िया कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है एंड इज़ अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये अफेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, ठीक है। प्लाज्मा लाइक गैसेज हैव एन इनडेफिनेट शेप एंड एन इनडेफिनेट वॉल्यूम, इसकी इनडेफिनेट शेप है, ये किसी भी तरह से ढल सकता है, और इनडेफिनेट वॉल्यूम है, इसका कोई भी वज़न ऐसे हमें नहीं पता लगेगा। एग्जाम्पल आयोनाइज्ड गैस, अब इसका जो एग्जाम्पल है वो बोल सकते हैं हम आयोनाइज्ड गैस, ठीक है। तो 5th आते हैं बोस-einstein कंडेंसेट, नॉन इवेल्युएटिव, ये भी क्या था, नॉन इवेल्युएटिव, और ये भी क्या है, नॉन इवेल्युएटिव। एबेक इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन अराइज एट वेरी लो टेम्परेचर, ये क्या है, ABEC कैपिटल में है, एबेक BEC is a state of matter that can arise at very low temperatures. The scientists who worked with the Bose-Einstein, ठीक है, condensate received a Nobel Prize for their work in 1995, ठीक है। A scientist who worked with the Bose और Einstein, ठीक है। The BEC is all about molecules that are really close to each other, even closer than atoms in a solid. ये all about molecules है ये पूरी तरह से, ठीक है, that are really close to each other, ये एक दूसरे के बहुत ही close होते हैं, closer than atoms in a solid.
उससे भी एटम के अंदर जितना क्लोज है उससे भी ज़्यादा ये क्लोज होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये था आपका पांचों, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, ठीक है, और ये आपका प्लाज्मा, ये सारे ही आपके क्या थे, मैटर। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। अब जो सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें बहुत ज़्यादा डीपली हम जा रहे हैं अंदर, तो वो क्या है ज़रा देखिए। सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल्स आर लॉक्ड इनटू स्पेस। जब अगर हम सॉलिड की बात करेंगे तो हम यही बात करेंगे कि सॉलिड की क्या है, एक डेफिनेट शेप है, उसका डेफिनेट वॉल्यूम है, और इसके जो पार्टिकल्स हैं पूरी तरह से लॉक्ड हैं, ठीक है, इसीलिए ये ठोस कहलाते हैं, रिजिड कहलाते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, सॉलिड डू नॉट फ्लो ईजली बिकॉज द पार्टिकल कैन नॉट मूव स्लाइड पास्ट वन अनदर। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिड जो हैं वो फ्लो नहीं करते हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर या नीचे नहीं होते हैं, या मूव नहीं करते, या मूविंग में नहीं है, ठीक है, वो एक जगह स्थिर है, और यही बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं स्लाइड, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं करते हैं, ऊपर चढ़ गए, नीचे आ गए, नीचे चढ़ गए ऊपर, या इधर उधर हो गए, नहीं होते हैं। उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह स्थिर है, और वो इसीलिए सॉलिड कहलाता है, इसीलिए रिजिड कहलाता है, इसीलिए ठोस कहलाता है। सॉलिड आर नॉट ईजली कंप्रेसिबल। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं, पिचका नहीं सकते हैं, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके जो बीच के जो स्पेसेस हैं वो बिल्कुल भी ना के बराबर हैं, उनमें स्पेस है ही नहीं, जिसकी वजह से वो दबते नहीं हैं और वो ठोस हैं। अब दीवार में मुक्का मारेंगे तो क्या दीवार उठ के कहीं और चली जाएगी, या हट जाएगी, या उधर से छेद हो जाएगा? नहीं होगा, बल्कि हमें चोट लगेगी। वो इसीलिए लगेगी क्योंकि उनके बीच में स्पेसेस नहीं हैं। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाती है। इसके बाद थोड़ा सा और चलते हैं, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। अब लिक्विड्स की बात अगर हम करते हैं तो सिमिलर उसी तरह से हम समझ सकते हैं, क्या, लिक्विड आर नॉट ईजली कंप्रेसिबल। लिक्विड जो है वो आसानी से कंप्रेसिबल नहीं है, एंड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, और उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम है। अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम है, बिकॉज देयर इज़ लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल। इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें थोड़ी मात्रा में स्पेसेस हैं। ओके, और इसके बाद दूसरा पॉइंट है, लिक्विड्स हैव एन indefinite shape because the particles can lead past one another। ठीक है, ऐसा इसलिए है, इसमें इसका इनडेफिनेट शेप इसलिए है क्योंकि जो इसके पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के ऊपर लाइट कर लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, या मूव कर लेते हैं, ठीक है, और इनके बीच में स्पेसेस हैं, इस वजह से ऐसा होता है, जिसकी वजह से ये किसी का भी बॉटल का शेप ले सकते हैं, या कहीं पे भी ये आराम से शेप बदल सकते हैं। ओके, liquids flow easily because the particle can move slide past one another। जो लिक्विड्स है वो फ्लो कर सकता है, बह सकता है। जो पानी होता है वो बहता ही है, तो वो बहता इसीलिए है, फ्लो इसीलिए करता है। अगर आपने टेबल पे थोड़ा सा पानी बिखेर दिया, एक गिलास बिखेर दिया, थोड़ी देर बाद वो फैल जाएगा। ओके, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल के, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर लेते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं मूव कर लेते हैं। वो जहाँ स्पेस मिलता है वहाँ पर, क्योंकि उनके बीच में स्पेस है, वो जहाँ स्पेस पाते हैं वहीं अंदर हो जाते हैं, या मूव कर लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं लिक्विड्स फ्लो ईजली। ओके, तो अब इसके बाद आते हैं गैसेस। तो गैसेस का भी माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन समझते हैं। यहाँ पर है, गैसेज आर ईजली कंप्रेसिबल। ये ईजी तरीके से हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल। जो पार्टिकल हैं इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गैप है, और इस तरह से गैसेस फ्लो वेरी ईजली बिकॉज द पार्टिकल्स रैंडमली मूव पास्ट वन अनदर। और इसमें इतना ज़्यादा स्पेस होता है कि ये बहुत आसानी से मूव कर पाते हैं, ठीक है। Gases have an indefinite shape and an indefinite volume because the particle can move past one another। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका indefinite shape है और indefinite volume है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके जो particles हैं वो बहुत ही
ज़्यादा मात्रा में फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर ओवरटेक कर लेते हैं, ऊपर आ सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, तो मूव आसानी से कर लेते हैं। इस वजह से ये इनडेफिनेट शेप है इसकी और इनडेफिनेट वॉल्यूम है। नॉन इवैल्यूएटिव में हम पढ़ लेते हैं, जैसा कि अभी हमने प्लाज्मा पढ़ा था, वो भी क्या था, नॉन इवैल्यूएटिव था। माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा हैव एन इनडेफिनेट शेप, हमने अभी यही पढ़ा था कि जो प्लाज्मा है उसकी कोई भी इनडेफिनेट शेप, उसकी कोई भी शेप नहीं है। एंड एन इनडेफिनेट वॉल्यूम, इसका कोई वॉल्यूम भी नहीं है, इनडेफिनेट है ये। बिकॉज द पार्टिकल कैन मूव पास्ट वन अनदर, सेम चीज़ वैसे ही है जैसे गैस में था, ठीक है। प्लाज्माज आर ईजिली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल। ये बहुत ईजिली कंप्रेसिबल हो जाता है, ठीक है। जिस तरह से आपका गैस हो रहा था वैसे इसी ये भी कंप्रेसिबल है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में गैप पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। प्लाज्माज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे मेन चीज़ क्या है, प्लाज्मा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एंड अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और ये अफेक्ट भी करता है मैग्नेटिक फील्ड द्वारा। बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ आयन्स, और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये आयन्स से मिलकर बने हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ BEC, ठीक है। पार्टिकल्स आर लेस एनर्जेटिक देन सॉलिड बिकॉज एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर। पार्टिकल आर लेस एनर्जेटिक, ये लेस एनर्जेटिक होते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि वेरी लो टेम्परेचर पे होते हैं इसलिए। पार्टिकल्स आर लिटरली इनडिस्टिंग्विशेबल बिकॉज दे आर लॉक्ड इनटू द सेम स्पेस। ये क्या है, पार्टिकल आर लिटरली इनडिस्टिंग्विशेबल बिकॉज दे आर लॉक्ड इनटू सेम स्पेस, और ये पूरी तरह से लॉक्ड है किसी सेम स्पेस में, इसलिए इसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो BEC शोज सुपर फ्लूइडिटी बिकॉज पार्टिकल कैन फ्लो विदाउट फ्रिक्शन, और ये बहुत तेज़ी से फ्लूइडिटी में होते हैं, बह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, फ्रिक्शन नहीं है, विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करता है, रोकता है, बट फ्रिक्शन अगर नहीं है तो फिर ये फ्लो करेगा बहुत तेज़ी से, तो इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, इस वजह से बहुत तेज़ी से फ्लूइडिटी में रहता है, यानी इसको बोलते हैं सुपर फ्लूइडिटी। इसके अंदर टेंडेंसी क्या है, सुपर फ्लूइडिटी, ठीक है, क्योंकि देयर इज़ नो फ्रिक्शन। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है। आप चाहें इसको अपनी नोटबुक में कर सकते हैं, बट हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। यस, अब आता है इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इंटरचेंज कैसे होता है, सॉलिड से लिक्विड बनते देखा होगा, लिक्विड से गैस बनते देखा होगा, तो हम आज उसी के बारे में पढ़ेंगे इस सेक्शन में। ये रेफ़र कर रहा है आपका NCERT टेक्स्ट बुक एक्टिविटीज़ 1.12 से 1.1। तो इसके आगे चलते हैं हम। जैसा कि आपको पता है इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे मैटर हैं वो जो उनका स्टेट है वो चेंज हो सकता है। स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने आपको बताया था, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और प्लाज्मा हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, स्टेट्स थे। अब ये स्टेट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। चेंज कैसे, मैंने मतलब कि जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अब आपको पता है आइस का एग्जाम्पल, कि सॉलिड में है आइस, आइस को जब गर्म जगह पर रखोगे आप तो क्या होगा, वो पिघलेगा, जब पिघलेगा तो फिर वो क्या होगा, लिक्विड बनेगा, एंड देन लिक्विड के बाद फिर गैस बन जाएगा अगर हम उसको ज़्यादा देर छोड़ेंगे तो, ठीक है, वार्म टेम्परेचर पे। अब यहाँ देखते हैं ये आपका रेफ़र कर रहा है 1.12 से 1.14 तक। तो चलिए देखते हैं। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जो वाटर होते हैं 3 स्टेट में पाए जाते हैं। पहला सॉलिड एज आइस, दूसरा लिक्विड एज द फेमिलियर वाटर, एंड गैस एज वाटर वेपर। ये आपको पता ही है, ठीक है, कि सॉलिड से हम लिक्विड बना लेते हैं, लिक्विड से फिर गैस बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। सब्लिमेशन, व्हाट इज़ द सब्लिमेशन, वहाँ क्वेश्चन आ जाएगा कि डिफाइन सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के लिए आप क्या बोलेंगे, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग, एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन
कूलिंग, एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर एंड आयोडीन। ठीक है, तो ये जो आपके एग्जाम्पल दिए हैं ये किसके एग्जाम्पल्स थे? सब्लिमेशन के। ठीक है, तो सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस, ठीक है, विच इज डायरेक्ट द सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर। अब ये क्या होता है? चेंजिंग। अगर हम चेंज कर देते हैं कोई एक ऐसा प्रोसेस जिससे सॉलिड से डायरेक्टली हम उसको वेपर में कन्वर्ट कर दें, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। याद रहेगा, ठीक है। उसके लिए हम या तो हीट करते हैं या फिर कूल करते हैं। जब कूल करेंगे तो वो दूसरी फॉर्म में आ जाएगा और जब हीट करेंगे तो वो दूसरी फॉर्म में चला जाएगा। तो क्या बोला इसमें कि जब हम हीट करते हैं तो सॉलिड से हम वेपर बनाते हैं, ठीक है, एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। जब कूल करते हैं तो वेपर से हम उसको सॉलिड बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं इसका ए सेक्शन देखते हैं, अफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अफेक्ट क्या पड़ता है जब टेम्परेचर में अगर हम चेंज करें तो, ठीक है। द टेम्परेचर अफेक्ट ऑन हीटिंग अ सॉलिड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड, ठीक है, एंड द कंडीशन रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग द चेंज। ठीक है, द टेम्परेचर अफेक्ट ऑन हीटिंग, जब भी कभी हम कोई चीज़ हीट करते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो अफेक्ट करता है किसी भी चीज़ को। आपने देखा होगा कि जैसे अब मान लीजिए आपने पानी बॉईल किया, जब बॉईल करते हो तो वो क्या होता है? उबलने लगता है। जितना ज़्यादा उबालते हो उतना वो इवेपरेट होने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो इवेपरेट होने लगता है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल होता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब जाता है तो वो इवेपरेट होने लगता है और इवेपरेट होने के बाद वो गैस बन जाता है, ओके। तो मेन क्या है? द टेम्परेचर अफेक्ट ऑन हीटिंग अ सॉलिड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड एंड द कंडीशन रिक्वायर्ड इज इन ब्रिंगिंग द चेंज, और उसके लिए कंडीशन भी मैटर करती है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। ये बहुत मेन पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं आपको, क्या कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जब भी कभी हम सॉलिड में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो उसके काइनेटिक एनर्जी होती है उसके पार्टिकल के अंदर, उसकी काइनेटिक एनर्जी तेज़ हो जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है, फ्लो करने लगती है बहुत तेज़ी से, जिसकी वजह से वो इवेपरेट होने लगता है। जैसा कि मैंने बताया आइस। अब आइस को आपने क्या किया? सबसे पहले रख दो तावे पे, तो तावा गर्म है, तावा हीट कर रहा है, आपने गैस को और तेज़ी से ऑन कर दिया। जब ऑन करेंगे तो जो हीट है वो लेटेंट हीट पहले उसमें जाएगी, ठीक है, फिर धीरे धीरे आइस को पिघालेगी। जो आइस के जो पार्टिकल्स हैं उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो वो मूव करेंगे बहुत तेज़ी से, और जब मूव करेंगे तो वो इवेपरेट होने लगेंगे धीरे धीरे, ठीक है। विच ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, देयर बाय सॉलिड मेल्ट्स एंड इट कन्वर्टेड टू द लिक्विड, ठीक है। और जब वो पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो फिर वो फैल जाएंगे, यानी कि लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो यही कारण है जिसकी वजह से सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, क्योंकि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। क्लियर होगी बात? यहाँ तक क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोला है? द टेम्परेचर एट विच, ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट करता है, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट करने लगता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन, K for केल्विन, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट, अगर कोई आपसे पूछता है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो किस टेम्परेचर पर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, तो अगर हम बात करें कि आइस जो है किस टेम्परेचर पे पिघलता है तो हम सीधे बोलेंगे 273.16 केल्विन पर। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। इसको हम फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। फ्यूजन इन द सेंस कि आपका वो फ्यूज हो गया, ठीक है, यानी सॉलिड से अब वो लिक्विड में आ गया। क्लियर हो गई बात? तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है,
अब प्रेशर की वजह से भी चेंज हो जाता है। अब आपने देखा है कि CNG जब आप गैस उठा या LPG देखो, LPG क्या है, गैस है। जब आप उसको तौलने के लिए चलते हो या उठाते हो तो जैसे लगता है पानी भरा हो, तो एक्चुअल में हुआ क्या, उस गैस को कंप्रेस्ड किया गया है। क्या किया गया है? कंप्रेस्ड। कंप्रेस का मतलब उसको बहुत हाईली तरीके से प्रेशर डाल के उसको कंप्रेस किया गया है, जिसकी वजह से वो लिक्विड बन गया। गैस से क्या बन गया? लिक्विड। ठीक है, तो वही चीज़ बोला है कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अगर हम इंक्रीज करते हैं, जैसे कि हमने इंक्रीज किया प्रेशर, हमने गैस पर, एक तो गैस को हमने छोटी सी जगह में कंप्रेस किया। CNG अगर हम बात करें, कंप्रेस नेचुरल गैस है, तो गैस आ रही है उसमें, और गैस को क्या किया? कंप्रेस किया। जब कंप्रेस किया तो लिक्विड फॉर्म में हो गया। तो यानी क्या हुआ है? गैस से वो चेंज आ गया लिक्विड में, तो वो स्टेट, चेंजिंग ऑफ स्टेट हो गया कि गैस से हमने सीधे हमने उसमें लिक्विड में बदल दिया उसको। ठीक है, और कैसे किया? उसके तरीका कौन सा था? वो चेंज ऑफ प्रेशर, हमने प्रेशर चेंज कर दिया। और एक था चेंज इन टेम्परेचर, हम टेम्परेचर में चेंज करके उसको उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है प्रेशर डाल के हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। वही चीज़ बोला है यहाँ पर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज। अगर हम रिड्यूस करेंगे तो वो वापस गैस में हो जाएगा। अगर प्रेशर हम, अब जैसे गैस को खोलो तो गैस बन के उड़ने लगती है, तब थोड़ी ना पानी निकलता है, फुहारा निकलता है गैस से, तब तो सिर्फ गैस निकलती है, क्योंकि अब उसका प्रेशर जो है वो लूज़ हो रहा है। जब लूज़ होता है तो वो फैल जाता है। क्लियर होगी बात? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेज स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. ठीक है, अब ड्राई आइस देखा होगा आपने। ड्राई आइस क्या होता है? बहुत गर्म होता है, अगर हाथ में नहीं ले सकते हो आप। ड्राई आइस ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। CO2 को स्टोर किया जाता है हाई अंडर प्रेशर में। सॉलिड यानी CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेज स्टेट। CO2 को कन्वर्ट किया जाता है डायरेक्टली टू गैसेज स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। उसको लिक्विड स्टेट में नहीं आने दिया जाता, सीधे उसको सॉलिड में लाया जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं ड्राई आइस। और ये इतना खतरनाक होता है कि अगर आप उसको हाथ में लो तो जल जाएगा हाथ। ठीक है, लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट समझते हैं। द हिडन हीट विच ब्रिंग्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। जब हम बर्फ़ को तावे पे डालो या मक्खन की टिक्की को आप डालो तावे पे और तावे को गर्म कर दो, तो ये तो होता नहीं है कि तावा गर्म हो गया तुरंत और जो मक्खन की टिक्की वो पिघल गई, ऐसा तो नहीं होता। आपको 2 या 3 सेकंड या 5 सेकंड या हो सकता है कई बार 30 सेकंड भी रुकना पड़ता है उसको मेल्ट होने के लिए। तो सबसे पहले, पर गैस आपने 30 सेकंड पहले ही जला ली थी, तो वो जो गैस की एनर्जी है वो जा कहाँ रही है? ठीक है, तो वो क्या होती है? लेटेंट हीट। वो क्या होती है? जब आप गैस जलाते हैं तो वो सबसे पहले सब जगह को पूरा कवर करती है, तो वो जो हीट है वो पहले उसमें छुप जाती है, वो उसको उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, द हिडन हीट, ये क्या होती है? हीट जो होती है वो हिडन होती है, कुछ समय तक नहीं पता लगती है, फिर जब पूरी तरह से गर्म हो जाता है तब फिर वो पिघालना स्टार्ट करती है, और ऐसे ही टाइम को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका फ्यूज़न। क्या होता है फ्यूज़न? समझ लीजिए, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। और वेपोराइजेशन क्या है? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance. अगर वहाँ पूछ लेते हैं क्या डिटरमाइन करता है जिससे कि स्टेट ऑफ
सब्सटेंस चेंज हो जाए, ठीक है, तो हमें दो ही चीज़ मैटर करती है, क्या? प्रेशर और टेम्परेचर। हम प्रेशर दे के भी हम स्टेट चेंज कर सकते हैं, हम टेम्परेचर दे के भी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, चाहे वो कुछ भी हो, सॉलिड हो तब भी कर सकते हैं, लिक्विड हो तब भी, और गैस हो तब भी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे 4th पॉइंट, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इन फ्यूचर हम और भी वीडियो ऐसी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। और ओके, बाय, गुड बाय, टाटा। हाँ तो बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो और ये कुछ क्वेश्चन हैं, व्हाट इज़ वेपर, ये मैंने आपको अभी बताया जस्ट। तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। यहाँ पर 4th पॉइंट है इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग क्या है? पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। ये आपको पता होना चाहिए कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो कभी भी रेस्ट पे नहीं रहते, वो मूव करते रहते हैं हमेशा, इधर से उधर हमेशा कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो वो मोशन में है। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर जितने भी सॉलिड है और लिक्विड हो और गैस हो, उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर कुछ डिफरेंट अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी इन द सेंस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको कि काइनेटिक एनर्जी, जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। ओके, इन द केस ऑफ लिक्विड्स, a small fraction of particle at the surface having higher kinetic energy। अब क्या बोल रहे हैं? इन द केस ऑफ लिक्विड, अगर हम लिक्विड की बात करें तो इसमें जो कुछ अमाउंट है, स्मॉल फ्रैक्शन होता है पार्ट, ठीक है, ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। और यही वजह है कि उनमें जब टेम्परेचर हम हाई करते हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और जिसकी वजह से वो इवेपरेट हो जाते हैं, यानी वाटर वेपर बन जाते हैं। दिस फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपरेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे बोला है यहाँ पर, एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपरेशन। कोई ऐसा फेनोमेना जो चेंज कर दे लिक्विड को गैसेस फॉर्म में, इवेपरेट कर दे, यानी वेपर बना दे, वाटर वेपर बना दे, कब? एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, इसको हम बोलते हैं इवेपरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपरेशन। और सबसे मेन चीज़ आपको समझनी है कि इवेपरेशन के लिए फैक्टर कौन से उसके पीछे होते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से इवेपरेशन होता है। कभी आपने देखा होगा पोछा अगर हम गीला करके लगाते हैं तो फ्लोर पे तो जल्दी सूख जाता है, ठीक है। अगर थाली में 1 गिलास पानी डाल दो और छोड़ दो तो कई दिन तक नहीं सूखेगा, बट उसी 1 गिलास पानी को आप फर्श पे फैला दो तो क्या होगा? सूख जाएगा, ठीक है, जल्दी सूख जाएगा। तो वो बोला था रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जैसे ही हमने थाली का पानी फ्लोर पे गिरा दिया तो उसका एरिया क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। जब इंक्रीज हो गया सरफेस एरिया तो इवेपरेशन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। समझ में आया? तो ये हो गया द रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। एक फैक्टर ये भी है कि जब हम टेम्परेचर हाई करेंगे तो इवेपरेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल हैं उसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है? मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट, ठीक है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड more than a definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases. अगर वाटर वेपर ज़्यादा होगा एनवायरनमेंट में तो इवेपरेशन कम होगा,
ठीक है, यही वजह है कि जब बारिश के दिन होते हैं तो मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो इसलिए कपड़े जल्दी से नहीं सूखते हैं। बट अगर वही चीज़ सनी डे में होता है, जब धूप खिली हो, ठीक है, तब उस समय इवेपरेशन ज़्यादा होता है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर हो गया। और दूसरा एक और है फैक्टर, विंड स्पीड। जो विंड स्पीड होती है वो भी मैटर करती है। कई बार आप क्या करते हो, ट्रेन वगैरह में चलते हो तो, या बस में रुमाल को ऐसे अगर गीला है उसको थोड़ा ऐसे थोड़ी देर रखते हो तो क्या होता है, सूख जाता है। या रुमाल को धुलने के बाद फिर निचोड़ के फिर ऐसे 2-3 बार फटके मारते हो तो उसके बाद क्या होता है, वो सूख जाता है। तो विंड की स्पीड भी मैटर करती है, फैक्टर है एक तरह का जो इवेपरेशन में मदद करता है, जल्दी इवेपरेट कर देता है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर हो गया विंड स्पीड। द हायर द विंड स्पीड द मोर इवेपरेशन। जितनी ज़्यादा तेज़ हवा चलेंगी उतनी ज़्यादा इवेपरेशन होगी। इवेपरेशन कॉज कूलिंग। इवेपरेशन एक ऐसा माध्यम भी है जो कूल करता है। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपरेशन। क्लियर हो गई बात? जो इवेपरेशन है वो कॉज करता है कूलिंग का भी। ठीक है, इवेपरेशन अगर होगा तो कूलिंग भी होगी। यहाँ पर इवेपरेशन वर्सेस बॉइलिंग। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फेनोमेना। जब बॉइलिंग का मतलब होता है कि जब आप कोई दूध उबालते हो तो क्या होता है, बल्ब होता है, वो उबलने लगता है। तो देखा होगा उबलते कैसे आवाज़ आती है, ठीक है, बल्गिंग फॉर्म में आवाज़ आती है। पार्टिकल फ्रॉम द बल्ब होल ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। जब वो बल्गिंग फॉर्म आता है तो वो आपका वेपर स्टेट में होने लगता है। जैसे ही वो बल्ब करने लगता है उसके बाद धीरे धीरे वो भाप बन के उड़ने लगता है, तो वो वेपराइज हो जाता है, इवेपरेट हो जाता है। इवेपरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। Particles from the surface gain enough energy to overcome the forces of attraction present in the liquid and change into the vapor state। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैं, अब यहाँ बोल रहे हैं इवेपरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। ये एक तरह का सरफेस फेनोमेना है। ठीक है, पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी। पार्टिकल जो होते हैं, जो सरफेस पे जो भी आपके इवेपरेशन के लिए जो हो रहा है प्रोसेस, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो गेन कर लेते हैं एनर्जी। और द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड। जो लिक्विड में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो चेंज हो जाते हैं इनटू द वेपर स्टेट। ठीक है, जो लिक्विड में जो पार्टिकल हैं, ठीक है, उनका जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है वेपर स्टेट में। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर आपका यहाँ पर है, यहाँ तक। और फिर इसके बाद आगे चलते हैं 5th पोर्शन, और इससे रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन को पूछे जा सकते हैं, विच इज़ द स्लो प्रोसेस, इवेपरेशन और बॉइलिंग। ठीक है, तो ये आप इसके अकॉर्डिंग आंसर्स कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम में भी कई बार पूछे गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट है केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। जो पूरे चैप्टर का ये जो फाइनल जो हम पहुंचने वाले हैं, यहाँ पर आ रहे हैं केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। ये है क्या, केल्विन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, अगर कोई पूछता है आपको व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ केल्विन, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो आप क्या बोलेंगे, केल्विन। ओके, और सेल्सियस स्केल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273.16। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273.16 केल्विन। वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 के। इसको हम मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 के यानी कि केल्विन। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर के मीन्स टेम्परेचर किसका, केल्विन का, इज इक्वल टू होता है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये फॉर्मूला है आपका टेम्परेचर के ढूंढने का, यानी केल्विन ढूंढने का फॉर्मूला। केल्विन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, टेम्परेचर C डिग्री दिया होगा, यानी डिग्री सेल्सियस दिया होगा, उसमें आप 273 ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, टेम्परेचर केल्विन, यानी केल्विन की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज़ ऑलवेज पॉजिटिव साइन। जो भी आपका केल्विन स्केल होगा
उसका जो टेम्परेचर होगा वो पॉजिटिव साइन में होगा, हेंस रिगार्डेड एज बेटर स्केल देन सेल्सियस। तो ये ज़रूरी है कि आप बेटर स्केल है सेल्सियस। एटमॉस्फेयर इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर exerted by a gas. The SI unit of pressure is Pascal. प्रेशर को मापने का जो SI यूनिट है वो पास्कल कहलाता है, यानी कि PA, P कैपिटल A स्मॉल। तो पास्कल इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है। द प्रेशर ऑफ एयर इज इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एयर में जो प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ। और आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। और वीडियो अगर समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।